चैप्टर 1। हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पे सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छिपा हुआ निकलता, पर निकला जरूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो जिस रंग का था वह साफ दिखाई देता था। रघुवर प्रसाद काला रंग का था। बचपन से सुबह उठने पर उसे लगता था कि रात उसके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुंह धोकर फिर नहा कर वह कुछ साफ और तरोज ताजा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात रही हो। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उसकी मूंछ उनके रंग के शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट नहीं दिखती हूँ। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। काले रंग के बाद भी काली भौं और बड़ी बड़ी काली आंखों के कारण वे सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आम का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थीं, जैसे सब पेड़ों की थीं। आम में बौर आ गई थी। पेड़ और बौर से लदे थे। बौर के गंध में सांस खींचने से मन के चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले वर्ष निकलना था धोखे से इसी वर्ष निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की 6-7 साल की लड़की ने झांक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की ने खिड़की के नीचे रखी ईंटों पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वहां ईंटें जमाई थीं। जो बहुत छोटे बच्चे थे तब भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूजा के लिए बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर गहरी नींद में सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटक रहा था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं? बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही है। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झांक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? हाँ। रघुवर प्रसाद का वह छोटा सा कमरा था जिसमें झांक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर अनेक रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, उनके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की 4 दीवारी के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे। उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था। फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वे उछले और बोर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई। पर एक आंख भींचकर वे नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बौर का फूल झरकर आंख में चला गया। मुक्का मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्राक के छोर को उंगली में गुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूंका कि रघुवर प्रसाद के बिल्कुल पास जाकर सांस से गर्म फ्राक के बंधे छोर को आंख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया। बस ठीक हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी लाल आंख हो गई थी और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाली लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंटें दिखाई दी। ईंटें मिट्टी से सनी थीं। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंट ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसीलिए आधी ईंट अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंटों को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झांका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचा होगा। वे ढूंढकर 2 ईंट और लाए।
कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पढ़ने का मन हुआ। शादी हुए 12 दिन हो गए थे। निमंत्रण पत्र खटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वे नीचे झुके। उन्होंने सुना, गांव में छुटू की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा, एक बच्चा और बच्ची, दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे चौखट तक दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए, फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर नीचे बैठी गुड़िया नाम की लड़की भी खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, बा में छोटू की मात्रा बुढ़िया? नहीं। गा में छोटू की मात्रा गुड़िया? नहीं। बा में छोटू की मात्रा बुढ़िया? अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी तीनों बच्चे खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गांव लिवा लाए होंगे। 1-2 दिन यहाँ आ जाएं। शादी के दिन 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने के 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया था। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्यात थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इस 70,000 की आबादी वाली बस्ती से 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती के सब तरफ के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी के मकान बाद के बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुरानी बस्ती के समय के बने हुए थे। यह शहर ऐसा नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोंपड़ी शुरू होती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैलो खेतों के बाद सबसे नज़दीक जोरा गांव था। शहर फैलते फैलते नज़दीक के गांव तक पहुंचा तो वहां शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले का नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसीलिए जोरा गांव का नाम का मोहल्ला नहीं बना था। वहां यह विद्यालय था। यह खपरेल की छत वाला लंबी बैरक नुमा दाऊ के बाड़े में था। लाइन से कमरे बने थे। मिट्टी की 2 फुट मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दालान थी। दीवारें छुई मिट्टी से पुती थी। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसीलिए ट्रकें, टेम्पो, बसें आया जाया करती थीं। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी रहती। 2-1 बैलगाड़ियों में बैल जुते होते। जमीन से टिकी बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चरते हुए इधर उधर घूमते रहते। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय जाने के लिए आधा घंटा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हो जाते थे। उन्हें आजकल 3-4 दिनों से महाविद्यालय की ओर जाता हुआ एक हाथी दिखाई दे जाता था। लौटते समय भी 1-2 बार दिखा था। तब हाथी की पीठ पर पेड़ की डाल लदी होती। इसे हाथी खुद सूंड से तोड़ता होगा। दाढ़ी और बड़े बालों वाला एक साधु हाथी पर बैठा रहता। साधु का रंग गेहुआ था। हाथी के माथे, सूंड और कान के कुछ हिस्से की खाल ललियाई हुई थी और उसमें काले छींटे सुंदर लगते थे। हाथी युवा होगा, खूबसूरत था, काला हाथी था। रघुवर प्रसाद ने मन ही मन अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर जाते हुए हाथी के रंग से अपने रंग की तुलना की। हाथी की तुलना में उनका रंग साफ था। कभी कभी दिख गए काले सावले मनुष्यों के पश्चात किसी एक दिन पेड़ों से उन्होंने तुलना की होगी। आम के पेड़ के शरीर का रंग बिही के पेड़ के शरीर के रंग से बहुत काला था। बिही के पेड़ का रंग गेहुआ चिकना था। आम के पेड़ के रंग और नीम के पेड़ के रंग का रंग एक जैसा काला था। इसी तरह पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों से और उड़ते हुए पक्षियों से। यह सच था कि धरती में पेड़ों की पत्तियों, घास के कारण हरा रंग सबसे अधिक था। आकाश में नीला रंग अधिक था। खुली धरती होने के कारण यह सुविधा थी कि एक मुश्त बहुत सा आकाश दिख जाता था। सुबह शाम आकाश के स्थिर रंगीन होने के बाद भी हरा उड़ता रंग उड़ते हुए तोतों के झुंड के कारण दिखाई देता था। 8-10 कौवे से बड़ा झुंड आकाश में दिखाई नहीं देता था। तोते सटे हुए एक साथ उड़ते दिखाई देते थे। कौवे छितरे छितरे उड़ते दिखाई देते थे। सफेद बगुले भी छितरे छितरे उड़ते थे। कोयल पेड़ की डाली में छुपी छुपी दिखती थी। गिलहरी पेड़ पर अकेले नहीं दिखाई दी। आसपास दूसरी गिलहरी होती या चिड़िया जरूर होती। तब यह तय नहीं कर पाते थे कि टिट टिट बोलती हुई गिलहरी या चिड़िया। कभी लगता गिलहरी है, कभी लगता चिड़िया है। तालाब के किनारे के पेड़ पर बैठने वाली रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी घंटी की तरह चहचहाती या टुनटुनाती थी। रघुवर प्रसाद को ऑटो का इंतजार करते हुए जब देर हो जाती और सामने से हाथी निकल रहा होता, तब उनका मन होता कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठे साधु की नज़र रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते, मुझे ले चलोगे?
तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रोकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहाँ ऑटो के लिए खड़े होते थे वहाँ चाय की एक टपरिया दुकान थी, एक पान का ठेला था, साइकिल पंचर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने एक गंदला पानी भरा घमेला था और वहाँ रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता। चाय और पान की दुकान के सामने जमीन पर धसी हुई लकड़ियों की 2 बेंचें थी। बेंच इतनी प्राकृतिक थी कि लगता था कि पेड़ पर बेंच की तरह उगी थी और काटकर इनके पायों को जमीन पर गाड़ दिया गया। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा यहाँ खड़े होने से जैसे 4 ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फर्क इतना था कि ताड़ के पेड़ वहीं खड़े होते जबकि हाथी दिखाई देता था। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी के सहारे उतरा। रघु प्रसाद को लगा कि साधु पान की दुकान से तंबाकू चूना लेने आया हो या चाय की दुकान पर चाय पीने। वह साइकिल की दुकान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो। हवा भरवाने की उसकी मंशा नहीं थी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे से उसने पूछा, ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली, रघुवर प्रसाद ने भी धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे, महाविद्यालय जाना है ना। हाथी पर ऑटो तो आता होगा, हड़बड़ाकर उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद को आशा नहीं थी कि वह हाथी पर बैठने को कहे। आशा होती तो वे कुछ सोच लेते। सोचने के बाद शायद वे हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो जाते। उसके जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें हाथी पर बैठ जाना चाहिए था। हाथी पर चढ़ने और उतरने का भय उन्हें बहुत हुआ, जबकि वे चढ़े उतरे नहीं थे। उन्हें देर हो रही थी। इस देरी में बिना कारण वे पान खाना चाहते थे। शायद पान बनते और खाते तक ऑटो न मिलने की देरी ठहर जाती या बदल जाती। देरी नहीं जाती, देरी होने का थोड़ा एहसास चला जाता। एक काम के न होने पर एहसास दूसरे काम के करने पर बुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा ना भी हो। पान खाने के बदले बैठ जाने का काम किया जा सकता था। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होता, जूझने जैसा नहीं होता। पैदल बढ़ जाना जूझना जैसा हो सकता था, पर यह बेकार था। पान खाने की आदत नहीं थी। ऑटो के इंतजार के समय ऑटो नहीं आ रहा था। पान खाने के समय में ऑटो आ जाए। पान खाना ऑटो पाने का एक टोटका हो सकता था। जुआ खेलना भी तो हो सकता था। अभी पान के ठेले वाला आदमी रघुवर प्रसाद को इस नज़र से नहीं देख रहा था कि रघुवर प्रसाद पान खाएंगे। आज पान खा लेंगे तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं या नहीं, ये नज़र से देखेगा। एक ऑटो रुका, बैठने की जगह नहीं थी। 2 विद्यार्थी थे। गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठी थी। झाँक कर वे पीछे हट गए, नहीं बैठे। एक विद्यार्थी उनको देखकर उतरने को हुआ पर नहीं उतरा। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्हें ऑटो मिला। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते जाते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन्न खाए शांत रहते। रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते और मध्य तक पहुँचते पहुँचते दाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते। वे दोनों हाथ से एक जैसा साफ लिखते थे। तख्ते के बाहर जाने के बाद वे किनारे हट जाते थे ताकि विद्यार्थी सवाल कॉपी उतार लें। बाएं हाथ की चाक लिखते लिखते घिस जाती या टूट जाती तो दाहिने हाथ से हाथ में रखी सहायक चाक से लिखना शुरू कर देते थे। यह तत्काल होता था। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता कि हाथ का बदलना पता ही नहीं चलता। नए विद्यार्थियों को तब पता चलता था जब वे पुराने हो जाते थे। पुराने विद्यार्थी को इतने आदी हो गए थे कि नए को बताना भूल जाते थे। विभागाध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला था कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते हैं, जबकि वे उनको बाएं और दाहिने हाथ से लिखता हुआ कई बार देख चुके थे। जब वे रघुवर प्रसाद को बाएं हाथ से लिखता हुआ देखते तो उसे ही सत्य समझते। रघुवर प्रसाद देरी हाथी से जब दाहिने हाथ से लिखना देखते तो उनको यही हमेशा सत्य लगता। पहले का सत्य वे भूल जाते थे। दरअसल रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखाई दिया। हाथी दिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही हैं। हाथी पर बैठे युवा साधु ने रघुवर प्रसाद की कल से उनकी बातचीत हो चुकी थी के परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में
नाम मालूम है कि भी दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया था। इस तरह चल रही थी। एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है। वह चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपए देने पड़ते हैं, हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। भले राजे महाराजे बैठते थे, इस समय बैठे तो हास्यास्पद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार गया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकनी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता चौड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाली के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपए की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले को हाथी की सूंड को पकड़ा देगी। हाथी सूंड पलटकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाले को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतें और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए था। विद्यार्थी नहीं थे। रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान में से थोड़ी जगह लेते और टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तब उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतों के बीच बैठे हुए आगे उनको कोई विद्यार्थी दिखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी, औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे। ऐसा विद्यार्थी क्यों सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतने धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीते हुए दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा हुआ था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से बात की। महाविद्यालय में कठिनाई होती है, महाविद्यालय में आने में कठिनाई होती है सर। टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती, देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते सर। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। साइकिल से आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता। पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी। 8 साल हो गए। आते जाते आपको कभी हाथी मिला है क्या। हाँ, कुछ दिनों से रोज मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता होगा। हाथी सुनकर हटता है या पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता हो। हाथी तो समझदार होता है, उसको आप अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा, हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता। मैं होता तो मुझको डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ, हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुँच की सीमा पर ना रहूं। हाथी आगे से होते ही तुरंत गति बढ़ा देता है। क्यों। इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले। हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा। अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है। स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा। या तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर, तब पता चलेगा। फिर भी आप क्या सोचते हैं, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा। मुझे भी यही लगता है। और साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो। हाथी पैदल चले क्या मतलब। यदि ना चले तो घोड़े पर चलेगा क्या। नहीं सर, मैं कह रहा था हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखे हो, तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज नहीं दौड़ती जितनी तेज दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा, हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ,
साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे। ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण और कोई ऊंची सवारी तो नहीं थी। ऊंट भी ऊंचा होता है हाथी से, क्या पता। जहाँ जो चीज होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है इसीलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूं भी पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊंट यहाँ पैदा नहीं होते। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने ही स्कूटर में चलाने के लिए कहा। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हुआ। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। या पेट्रोल से चलने वाला हाथी है? रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे, सर हाथी पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे। विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसे धीमे चल रहा। दुनिया के साथ हाथी न हो पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झड़ रहे थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं होता तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए भीगते खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छाता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छाता लेकर बैठना, छाता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छाता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठ जा सकता था। हाथी पर भी छाता लगा बैठा जा सकता था। झालरदार छाता पौधे से बंधा हुआ इसलिए होता हो कि धूप बरसात से बचत हो। सर एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे, पर हाथी के बारे में नहीं। विभागाध्यक्ष ने कहा, जी हाँ। रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में 2 शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी, तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो कि दूसरे जानवर के बारे में? पूछिए। विभागाध्यक्ष ने हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर काजी हाउस में भालू को क्यों रखते हैं? विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि। आवारा गाय गोरू को काजी हाउस में रखते। भालू को भालू जंगल में रहता है। जंगल का भालू आवारा नहीं था। जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खड़ी फसल चरने लगे, नुकसान करे तो काजी हाउस को बंद कर देना चाहिए। जिसकी गाय होती वह दंड देकर थोड़ा ले जाता। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। खेत में जाएगा तो भी आवारा नहीं होगा। गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाए जंगली रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए काजी हाउस में दे सकते हैं। अरे काजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको दंड देकर कौन छुड़ाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि आपस में जंगल में छोड़ दो या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर काजी हाउस में गाय बैल को लेने कोई ना आए तो क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। भालू की नीलामी करे तो सर्कस वाले भालू नाचने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा कल किसी को तो ढूंढ कर लाना। मुझको लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूमकर भालू नचाते फिरते हैं। 2-4 भी नहीं, एक होगा। वही एक सारी दुनिया में घूमता है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं है। अगर होगा तो वह भालू के साथ रहता होगा। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल भेज देंगे। समझे? समझ गया। पर सर गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वह भी जंगली जानवर होगी। मनुष्य जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो जाता है। ऐसा नहीं है, भालू पालतू जानवर नहीं है।
सर हाथी पालतू जानवर हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम छाता लाए हो? विभागाध्यक्ष ने पूछा। नहीं, छाता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छाता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते हुए जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। मन हुआ तो छाता लिए तेज चलूंगा, छाता लेकर दौड़ूंगा, पैदल दौड़ूंगा। जी सर। पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा तो वह भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आते थे वे सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छाता मिल गया है, पैदल जा रहा हूँ। रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिला तो छाता लगाकर हाथी पर मत बैठना रघुवर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथ से तो छाता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छाता उलट जाए। छाता संभालने में खुद मत गिरना, छाता को गिर जाने देना। छाता मेरा नहीं है, किसी का भी छाता हो, चिल्लाकर विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े। पानी कम हुआ था, फिर भी तेज था। शहर की ओर से गांव की सवारी में से लदा टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नया गांव तक जाता था। जोरा गांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में ताऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान दे दी गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवारों में आले थे। दालान में छानी को सहारा देने लाइन से पत्थर पर लकड़ी के खंभे थे। लकड़ी के खंभे, बल्ली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चुपड़े काले और चमकदार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इसमें धूल की परत जमती थी। यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी परत प्राकृतिक बारीक नक्काशी लगती थी। दरवाजे में पीतल और लोहे के मोटे मोटे पुल्ली खिला लगे थे। साथ में लगे पीतल के फूल लोहे के खीलों की तरह काले पड़ गए थे। सभी दरवाजे नब्बेड़ियाँ थे, भारी और मजबूत। बरामदे में दीवार के नीचे गेरू की डिजाइन की पट्टी बनी थी। प्राचार्य के दरवाजे के आजू बाजू की दीवार में नीले रंग के मोर बने थे। उसमें कहीं कहीं लाल रंग के छींटे थे। कार्यालय के कमरे के दरवाजे के पास गणेश जी बने थे। गणित विभाग के कमरे के अंदर एक पक्षी बना था। आश्चर्य था कि हाथी कहीं नहीं बना था। कक्षाओं के लिए अनेक कमरे खाली थे। एक खाली कमरे की दीवार में हाथ के 18 छप्पे बने थे। खिड़कियां छोटी थी, सलाखों की जगह बांस ठोक दिए गए थे। महाविद्यालय का फर्श गोबर से लिपा पुता था। 3 कक्षाओं में बेंचें रखी थी और एक कक्षा में टेबल। कुर्सी नहीं थी, कुर्सी की कमी थी। 11 कमरे थे, 3 कमरों में पढ़ाई होती थी। एक कमरे में प्राचार्य बैठते थे। महाविद्यालय के सामने एक मैदान था। वहाँ झंडा फहराने के लिए एक मोटी बल्ली गड़ी थी। उसमें एक ऊंचा बांस था। बांस में झंडा फहराकर बल्ली में बांध दिया जाता था। महाविद्यालय से लगी हुई झोपड़ी में प्राथमिक शाला थी। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था। इस गांव और पास के शहर के लिए यह एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। वहाँ 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय के इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को एतराज नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी, स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा करते थे तो चुपचाप, केवल शिक्षक के पढ़ाने का हल्ला होता था। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों की ओट में चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं है, ऐसी शांति होती थी। परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियों में आधे से अधिक ओठ पे उंगली रखे चुप हैं और बाकी बिना उंगली रखे। बच्चे मुंह में उंगली रखे आते जाते दिखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंड पंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टियों में बच्चे और
लड़के जरूर पानी पीते थे। गिलास से पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और तंबू रखे थे। घड़े से निकलकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप तक जाते थे। कभी उनके साथ शिक्षक होता, क्लर्क होता या चपरासी होता जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। 8 लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी थी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर आते तो सब समझ जाते कि पानी पीने नहीं पेशाब करने निकले हैं। प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते बाहर चला जाए, तो वहां बैठे शिक्षक भी उठ जाते कि पानी पीने जा रहे हैं। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते पानी नहीं पीना, तब वे अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता नहीं चलता था कि तालाब पहले बना या दाऊ का बाड़ा। एक कच्चे तालाब की प्राचीनता पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाजा होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद वह गहरा और बेडौल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता। ऊंची मिट्टी की दीवार के अंदर पानी था। तालाब वही अच्छे लगते थे जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह के बराबर होती। जमीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था। जमीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था। जितनी पुरानी मिट्टी और जल का तालाब उतनी ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि जमीन होते होते पानी हो गया किनारे, किनारे घास, फिर कमल की पत्तियां। यानी जितनी पुरानी घास, वनस्पति और कमल प्राचीन, उतना ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के किनारे मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे जो गड्ढे खोदे जाते थे वह पहली बरसात में डबरे हो जाते थे। 1-2 साल बाद उनमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती थी। 2-1 बरसात होने के बाद एक छोटा कमल खिल जाता था। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपए महीने कमरे का किराया देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धमरापुर में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीजें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी। चारपाई चौड़ी थी। फिर भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य ना हो, पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई की आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा का ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौकी की चीजों के लिए टीन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बा डिब्बी दिए थे। आटा रखने के लिए टीन का सुंदर नया डिब्बा था। यह अस्पताल के प्लास्टर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार के खाली डिब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था, या जीजा की किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल और आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की पर्ची में बैटरी के खोखे में 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिने कोने को चौका बना दिया था। उसी तरफ दूसरे कोने में गुंडी और घड़ा रखा था। वहाँ दीवार से बाहर एक नाली के लिए मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी, तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा थी। फर्श काले पत्थर का था, या फर्शी पत्थर कहलाता था। पास में एक बेलसोंडा नाम का गांव था। वहाँ इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक में लदकर खदान से इधर उधर पत्थर जाता। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरों के परिवार के लिए 3 टट्टियां लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपए महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टार्च या डिबरी लेकर जाना पड़ता। टट्टी का दरवाजा जमीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर डिबरी रख दो तो भी दरवाजा बंद। दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपए का कमरा और 8 रुपए की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं था। टट्टी का किराया और कम होना था।
घर गृहस्थी के टट्टी के इंतजाम में वे ठगा गए थे, पर यह जरूरी था। पैदल कुछ दूर निकल आने के बाद भी रघुवीर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे आते थे, घुसने की जगह नहीं होती, इसलिए रोकने से नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती तो वे रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी दिखाई दिया। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल जाएंगे, किसी न किसी टेम्पो में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलना दिखाई नहीं दिया, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छाता ताड़े खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर दोबारा से प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी जादू या मंत्र से हाथों को बैठाया हो। तब रघुवीर प्रसाद भी मंत्र मुक्त खुद अपने हाथी पे चढ़ने का रास्ता वही खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि वे खड़े खड़े अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवीर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छाता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदरा था। संभलना कहकर उसने हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छाता हाथ में था। जिस हाथ में छाता था उस हाथ से भी रस्सी पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी या रस्सी या निश्चित होने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ता। शुरुआत में तो वे झुककर बैठे रहे, कुछ देर बाद तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना या नहीं उन्हें नहीं मालूम था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है और औरतें दिख रही थी। पास पड़ोसी से आ जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ गवनई सुनाई दे रही थी, शायद उनके ही घर में। उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितनी जोर से धड़क रहा था, हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप आ गई थी। वे हाथी पे बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे में चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया के पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर वे लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा। वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें थोड़ी देर में समझ आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवीर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें इकट्ठा हो गए थे। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। पहले उतर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा, उतरते उतरते गिर न पड़े। हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए थे। चारपाई को भी उन्होंने हटा लिया था। तब भी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतों ने, बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुवीर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो? चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक से किया होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुवीर प्रसाद को हाथी से आया देख लेने का होगा। एक हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान भी होती हो। साधु ने रघुवीर प्रसाद के उतरने के लिए हाथी को नीचे बैठाया। रघुवीर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपए का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराया, कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दें? या वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्कों को उठाकर साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे, मित्रवत हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवीर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। या तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे
हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों ने उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढ पैर के और पिता का पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थीं, इसीलिए विश्वास था कि कमरे में होंगी। हो सकता है माँ हो, पत्नी ना आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हों, पर गबनई क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने का था कि पत्नी के आने और ना आने की तरफ दौड़ता रहता था, कहीं रुकता नहीं था। ना तो आने पर रुकता था और ना ही जाने पर। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वालों को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह मेरे महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए हुए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी। बहू को पहुंचा दो। बहू का मन नहीं लग रहा है, उदास रहती है। उसने अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से, संकोच से उसने कहा। या पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़े ज्यादा भेज दिया करो। छोटू की बीमारी में इस पर पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहू ने बहुत सेवा की। तब तक तो वह ठीक हो गया था। अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे, चिट्ठी नहीं मिली? आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी लिखी हो और उसे न मिली हो। पत्नी क्यों लिखेगी? अब भी वह भी नहीं लिख सका जब कितने दिन पहले लिखे थे। कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेजे थे, घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा। पूछते रहने से वह चिट्ठी देने भूलेगा नहीं। अच्छा, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, थके होगे, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती, वहाँ कौन देखता। आपने चाय पी? हाँ पी लो। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज़्यादा कप बची नहीं, निकाला करो, टूट जाती हैं। जी हाँ, ज़्यादा कप बसी नहीं थी। यही एक कप बसी थी जिसे रघुवर प्रसाद ने उठाया था। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर देहरी के पास उन्होंने कप रखा था। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया और उसे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारने सीढ़ी की तरफ गए। इस तरह बैठ गए कि वे अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी लेकर आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतार कर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक हैं? ठीक है सर। हर बार खाते समय एक बार धक्का जरूर लगता है। खांसते खांसते बेदम हो जाती है। डॉक्टर को बताए थे, होम्योपैथी वाले को दिखाते रहते। होम्योपैथी की दवा भी महंगी हो गई है। एक छोटी शीशी 5 रुपए की, हफ्ता भर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए कि चाय ना छलके, जैसे रस्सी पर चल रही हो, रघुवर प्रसाद को आते दिखी। उसी के लिए चाय होगी। वे आगे बढ़े और लड़की के हाथ से कप ले लिया। जिसके लिए ले जा रही वो देने के पहले वही छीन कर ले गए। इस तरह लड़की ने रघुवर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं, जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुवर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुला होगा? तुम एक चाबी दे गए थे ना? अच्छा, वही ताला लगाया था। दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती? पड़ोसी अच्छे हैं, तुम्हारे आने तक वहीं रहते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था। एक नया ताला और लिया था। काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहाँ चोरी होने का कौन सा डर था? चोरी नहीं, टट्टी में भीड़ रहती है, समय पर खाली नहीं मिलती। अरे इतना बड़ा मैदान तो है, खेत है। जी, टट्टी का ताला तुम निकाल कर रख लेना, एक ताला मैं ले जाऊंगा। पैरा कोठा में लगाऊंगा, पैरा चोरी चला जाता है। बड़ी मुश्किल से एक गाय का चारा जुट पाता है। टट्टी किराए से ली है। टट्टी किराए से है। टट्टी तो थी, कोई मनाही थोड़ी थी। कल एक नहानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए से ले लेना। सब गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है। घर क्या भेजोगे? रघुवर प्रसाद ने सोचा कि पिता टट्टी का किराया न पूछ ले, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? नहीं। रघुवर प्रसाद को पिता कमजोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे तो अपनी सब बीमारियां बतलाने लगेंगे। तब रघुवर प्रसाद को घबराहट होने लगती।
लगती थी। उसका वेतन अच्छा होता तो वह बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह असहाय हो जाता था कि वह अच्छा पुत्र नहीं समझा जा रहा है। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की असहायता में वह पिता का कैसे सहारा बनेगा। यही ना कि पिता को 200 रुपए की जरूरत है तो बेटे की सहायता के लिए पिता जरूरत को किसी तरह 150 रुपए तक सीमित कर दे। महाविद्यालय के पास घर मिल जाए तो एक बड़ा घर ले ले, आने जाने का पैसा बचेगा। अब तक औरतें चली गईं, सब औरतें चली गईं। हाँ, मैं बताना भूल गया। हलवाई के यहाँ से बतासा ले आते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो, ऐसे समय बड़े वाले बतासे बुलवा लिया करो। 2-2 बतासे बांट दिया करो। 30 त्योहार में पड़ोसी में नाउन आती होगी। चाहो तो पता कर लगाकर बतासे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिता से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा अच्छी लग रही थी। या बत्ती का समय हो गया था। बहू से कह दे बत्ती जला दे। कुबेरी बिरिया अंधेरी नहीं होनी चाहिए। जी। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ। उससे कहे गांव में छुटुक मात्रागु पर नहीं कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसाकर जाने को कहा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा वे बत्ती ना जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी नहीं दिख रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पिता की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले में फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज हुई थी। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियां पहनी थी। आत्ता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी से छिपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि वह भी उसकी तरफ देख रहा है। पत्नी देख रही थी। देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते थे। रघुवर प्रसाद का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बाद बोरे पर बैठ रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देखकर रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आया। खटिया पर लेट जाते? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने चावल दाल आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते हुए पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसीलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंख बंद कर लेटे रहे। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंख मूंदे सुनना उन्हें सुखद दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया या पता नहीं चलता था। क्या देखना है यह भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बजे गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया है। बायां आंख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिने आंख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द है। काम करने से थकावट लगती है। उठकर खड़े हो तो चक्कर आ जाता है। कमजोर हैं, डॉक्टर को दिखा लेते। होम्योपैथी वाले को नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टीन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपये उठाया, फिर 50 और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपये बचे होंगे। महीना पूरा बचा था। प्रबंध मंडल ने केवल 800 रुपये महीना स्वीकृत किया था। विभागाध्यक्ष को 1500 रुपये मिलते थे। इसके पहले डागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 रुपये मिलते थे। ये रुपये खर्च करने के लिए रख लीजिए। कितने हैं?
100 रुपए हैं, समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपए खर्च हो गए। 20 रुपया और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्चा है, पहले भी रुपए दिए थे, रख लीजिए, मेरे पास और हैं। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरों से औरतें झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो अंदर से दरवाजा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा। जी, कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाजा बंद कर लेना और पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा, या उन्होंने अपने मन से कहा था। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था या उससे ज्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी, सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से कहा, हाँ, सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से करीब रात के 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, आस पड़ोसी ना सुने। पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाजा खोल रही है। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने साकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाजा बंद कर ले तो वे फिर खटखटाए। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साकर खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा, दरवाजा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाजा खुलने के बाद उनकी नजर पड़ोसन की तरफ गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाजा बंद किया। पड़ोस से आवाज दरवाजा बंद होने की नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया बस। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो, मुझको बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियां इतनी थी, हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ ले और छोड़े नहीं। है, सच में है। खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना ना पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज्यादा खाया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसीलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया था। पानी बैठकर पियो। तब पिता ने कहा था, खाना खा ली हो? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती हैं, बस में टूट गई थी। एक यहाँ काम करते करते टूट गई, केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूटी जाती थी, बाएं हाथ की कम टूटती थी, पत्नी कह रही थी और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहां नहीं थी, वहां न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढे। छाती से धधकर टटोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काई की तरह फिसलन होती है। रघुवर प्रसाद को लगा पत्नी फिसल जाती है। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था?
मिला था पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो एक टपरिया चाय की दुकान में चाय पी, थक गए तो एक खंडहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना अच्छी चाय गर्म थी, गाढ़ा गर्म दूध था। पत्नी ने सुना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना। घुड़सवारी क्यों, खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे? रघुवर प्रसाद ने कहा। पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। पत्नी ने सुना। हाँ। पत्नी ने कहा उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात होती हो। रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 महीने की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगे? पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे। पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी। रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह होगी। रघुवर प्रसाद ने सुना। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेंगी, हम उठें जिससे सुबह और वे चहचहाना शुरू कर दें। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाट होती है, इसके बाद